कुछ अपने कहानियाँ लेकर काजल आपके साथ में उपस्थित है। सुनते हैं। मत मारो, अरे मत मारो, बस करो, बस कर। क्या कैसे जान से ही मार डालेगा। ओह छोड़ दे, छोड़ दे। मैं कहती हूँ छोड़ दे जल्लाद, आखिर तेरी बहन है, छोटी बहन है। बूढ़ी माँ को एक और धकेल कर फिर से वो उस पर मुक्के लाते बरसाने लगा। सबीना निर्विकार भाव से बड़े भैया के हाथों पिटती जा रही है। न कोई शिकायत, न कोई प्रतिवाद, न कोई बचाव। बस उसके आंसू मौन भाषा बनकर निरंतर बह रहे हैं, परंतु उन मूक बूंदों की आवाज़ कौन सुने और कौन समझे। मारपीट के साथ साथ सुजान गालियाँ भी देता जा रहा है। कमीनी, बोल, किस यार के साथ गुलछदे उड़ा रही थी? अरे बेशर्म बज़ात, हमसे तो कहती है टाइम नहीं मिलता। आज मैं तेरी हड्डी और पसली एक करके ही दम लूँगा। सबीना की लंबी चोटी पकड़कर उसने उसकी गर्दन में कस दी। साली, 3 दिन से कह रहा हूँ, मगर तेरे कान पर तो जू नहीं चली। हलक तर हो जाता जो एक अद्धाई ले आती, पर तुझे तो यारों से ही फुर्सत कहाँ। सबीना की गर्दन का फंदा जब कसने लगा तो उसकी घुटी घुटी चीखें निकली। उधर बूढ़ी माँ थर थर काँप रही थी। गामा पहलवान जी, छोड़ दो उसे। तभी एक रौबीली आवाज़ गूंजी। न जाने उस दहाड़ में क्या था कि सुजान के हाथ अपने आप से ही ढीले पड़ गए। ऊपर की सीढ़ियों से उतरती हुई वो औरत करती हुई पास आ पहुंची। सलीकेदार कपड़े, गहरा मेकअप और बॉबकट बाल उसकी आधुनिक रुचि को दर्शा रहे थे। उसके साथ ही आया हुआ एक स्मार्ट सा दिखने वाला युवक, और वो दोनों फिल्मी अंदाज में एक दूसरे से चिपटे हुए खड़े हो गए। भद्दे तरीके से हंसती हुई वो बोली, माय डियर, जरा सोचो, अगर इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डालोगे ना तो गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ बोलो। तुम्हारे ड्रिंक, डांस और फ्लैश का क्या होगा पतिदेव डार्लिंग? तुम तो सब समझते हो ना। इतना कहकर हो करती हुई हंस दी। साथ वाले युवक की तरफ उसने आंख मारी। फिर दोनों का एक साथ ठहाका गूंज उठा। पर्स कंधे पर डालकर झुलाती हुई युवक की कमर में अपनी बाह को लपेटती हुई बड़े शौक अंदाज में घर की देरी फलांग गई और कहती गई, बेचारी बहन का बेचारा भाई। और कहों की आवाज़ में उस बूढ़ी का बड़बड़ाना कोई नहीं सुन सका। बेगैरत, कुलंगार। सुजान तो जैसे सांप सूंघ गया हो ऐसे पत्थर की प्रतिमा बना हुआ खड़ा था। सबीना की आंखें खुली थी मगर वो बेहोश थी। अब डोकरी के भीतर का लावा विस्फोट बनकर फूटने लगा। माँ जाई बहन पर इतनी शूरवीरता दिखाने वाला सूरमा, अरे तू लुगाई के सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है? बहादुरी है तुझ में तो उस बच्चलन को ठिकाने लगा ना। मन का रोष पिघलकर आंखों से बहने लगा। प्यारी बेटी के शरीर को सहलाती हुई सिसकियाँ भरती हुई बूढ़ी बोली, रात दिन घर के लिए खटना, लुटना, भूखी प्यासी रहकर सबकी ज़रूरतें पूरी करना, खुद पढ़ना और फिर ट्यूशन करके इस घर के खर्चे पूरे करना, और साथ में हर रोज़ जलील होना, पिटना, गालियाँ खाना। क्या यही सब तेरे भाग्य में लिख दिया है बिट्टो? हाय, ये दिन देखने को ही तो तुझे बड़े लाड़ कोड़ से पाला था तेरे बाबूजी ने। तुम कहाँ हो सबीना के बापू? देखो तुम्हारी लाडली की क्या दुर्दशा बना दी है हम सब ने। चुप करो माँ, बहुत हो चुका, सुजान ने जोर से डांटा। ना, आज चुप नहीं रहूँगी मैं। तू जोरू का गुलाम मेरा क्या कर लेगा? क्या कर लेगा मेरा? बोल। तेरी लुगाई
तेरे ही सामने? थू, कहकर बूढ़ी ने जमीन पर थूक दिया सुजान के सामने। माँ भला मैं क्या करूं बताओ, कोई काम मिले तो करूं ना। रहने दे रहने दे, काम करने वाले और ही होते हैं। बीवी और बहन के भरोसे जिसकी जिंदगी ऐश आराम से चले वो क्यों खटेगा काम करके। लाजवंती के व्यंग बाण सुजान को आहत बना रहे थे, मगर वो तो पूरा चिकना घड़ा बन चुका था। क्षण भर के लिए सजग बनी हुई उसकी आत्मा धिक्कार रही थी, एकदम से फिर काहिली और निर्लज्जता के बोझ के तले दब गई। तभी तभी सबीना को एक जोर से उल्टी हुई। उसका कलेजा बुरी तरह धौंकने की तरह ऊंचा नीचा हो रहा था। सुजान धीरे से वहाँ से खिसकना चाह रहा था कि तभी माँ की गरज उसके कानों में पड़ी। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, उठ उठ मेरी बच्ची, हम दोनों आज ही अभी इसी पल इस नरक से निकल चलें। माँ के शब्द पिघले हुए शीशे जैसे सुजान के कानों में पड़े और सबीना के जाने के बाद की हालत और उसकी कल्पना उसे भयभीत कर गई। माँ सुनो तो सही, सुजान ने टोका। अब बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं, कहती हुई लाजवंती ने सबीना को सहारा देकर उठाया और उसके कपड़े व्यवस्थित करने लगी। सुजान की आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। उसने झपटकर अपनी बूढ़ी माँ के पैर पकड़ लिए। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ। आखिर कहाँ जाओगी तुम, कहाँ जा रही हो बताओ तो। सुजान, कड़क कर लाजवंती बोली। मगरमच्छ के आंसू और तेरी बगला भक्ति अब मुझे और नहीं रोक सकती। खबरदार जो मेरे शरीर को हाथ भी लगाया, मर जाऊं तो भी मेरी अर्थी को तू मत छूना। हे भगवान, ऐसे कपूत से तो मैं बांझ और निपुती ही भली थी। सबीना अब तक काफ़ी स्वास्थ्य लाभ कर चुकी थी। अपने आप को उसने संभाला। माँ का यह रौद्र रूप आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। सहम गई। हिम्मत जुटाकर पूछा, मगर माँ, हम कहाँ रहेंगे इस घर को छोड़कर? इतनी बड़ी दुनिया में कहीं तो जगह मिलेगी। अपने घर और अपनों के मोह के बीच फंसी हुई थी मैं अब तक। कब से बुला रहे हैं सुंदर काका, सुंदर दादा कितना बुला चुके हैं मुझे। जब से भाभी मरी तभी से लगातार बुला रहे हैं। कितनी आजीजी कर रहे हैं। किसी बात की कमी नहीं है वहाँ बिट्टो। भरा पूरा घर है, जायदाद जमीन है। दादा को भी रोटियों का सुख हो जाएगा और हमें भी इस घर के नरक से मुक्ति मिलेगी। जल्दी कर बिट्टो, जल्दी, गाड़ी का समय हो रहा है। सुजान की एक न चली। लाजवंती सबीना के साथ रायगढ़ अपने चचेरे भाई सुंदर के घर जाकर रहने लगी। सुंदर लाल का उस इलाके में काफ़ी दबदबा था। पहले ही दिन उसने सबीना को ऊपर से नीचे तक बड़ी निरीक्षण दृष्टि से देखा। उसकी अधकचरी मूँछों में एक चमक उभरी और सबीना कांप उठी थी उस दृष्टि से। मगर फिर रिश्ते और मामा जी की उम्र का ख्याल आने पर उसने उस कंपन को अपने मन का वहम मानकर लापरवाही से झटक दिया था। यूं तो माँ बेटी का जीवन सामान्य गति से चलने लगा, किंतु लाजवंती वहाँ आकर कुछ ज़्यादा ही बेफिक्र हो गई थी। सुंदर दादा की हर चीज़ अब व्यवस्थित रहती। लाजो, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी बहना। सुंदर दादा के इस कथन पर लाजवंती हंस देती। दादा, ये सबीना ही तो करती है सब कुछ, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती है। अच्छा, फिर तो मुझे सबीना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहते हुए जब वो सबीना की तरफ देखता तो उसकी नज़रों से सबीना तड़प कर रह जाती। कई बार उसने बातों बातों में माँ से कहना भी चाहा, पर नहीं कह सकी। सबीना, ओ सबीना, कहते हुए सुंदर लाल कमरे में आए। सबीना उस वक्त एक पुस्तक पढ़ रही थी। फौरन उठी। मामा जी, माँ तो उसकी बात काटते हुए सुंदर लाल ने कहा, हाँ, मैंने ही लाजो को बुलवाया था फ़ोन करके, वो अब शाम तक वहीं रहेगी। कहते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सबीना की तरफ बढ़ने लगा। पलक झपकते ही सबीना उसके इरादों को भांप गई। वह बचने का कुछ उपक्रम करे
उससे पहले ही सुंदरलाल का मजबूत हाथ उसके मुंह को बंद कर चुका था। तड़पती छटपटाती रही सबीना, मगर मगर अपना सर्वनाश होने से ना बचा पाई। उसके बाद जब उसे होश आया तो सुंदरलाल एक डॉक्टर के साथ कमरे में था। डॉक्टर ने सबीना का चेकअप करके कुछ दवाइयाँ लिखी, खाने पीने की हिदायत दी और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे पीछे उसका बैग उठाए सुंदर भी निकल गया। सबीना के माथे पर हाथ रखती हुई लाजवंती बड़े चिंतित स्वर में कह रही थी, अब कैसा जी है बिट्टू तेरा? सबीना ने माँ को आश्वस्त किया मुस्कुराकर। उफ, कैसी पीड़ित थी वह मुस्कुराहट। तीखे दंश की वेदना के एहसास से पलकें गीली हो गईं, जिन्हें मुंह फेरकर सबीना ने तकिए के दामन में उतार दिया। भोली लाजवंती कुछ भी ना समझ सकी। सबीना अचानक बेहोश हो गई है, इस खबर से उसे जो चिंता हुई थी, अब बेटी के स्वस्थ हो जाने से, होश में आ जाने से वो चिंता मिट चुकी थी। वो क्या जाने कि सबीना के साथ क्या घटा है। और फिर तो चला एक कभी ना टूटने वाला सिलसिला। लाजो को मंदिर, तीर्थ यात्रा या फिर कहीं और भेजकर सुंदरलाल अक्सर सबीना की देह से खेलता। लाजवंती तो जैसे अपने भाई पर न्यौछावर ही थी। सुंदरलाल बहुत घाघ था। सबीना को भयभीत रखना और लाजो को खुश रखना, ये दो ही तो उसके अहम काम थे। सबीना करे भी तो क्या? अपने दर्द को सीने में छिपाए बेरहम जिंदगी का बोझ ढोए जा रही थी। एक दिन धूप की गर्माहट का आनंद लेती हुई लाजवंती लॉन में इजी चेयर पर पसरी हुई थी। पास ही सबीना बैठी कशीदा कर रही थी। तभी लाजवंती ने अचानक चहक कर कहा, सुंदर दादा जरूर पूरा जन्म में मेरा सगा भाई रहा होगा। कितना अच्छा लगता है हमें, क्यों बिट्टो? तू यहाँ खुश है ना? सबीना की आंखें भर आईं, कुछ बोल ना सकी, गला रुंध गया। केवल गर्दन हिलाकर माँ की बात का औपचारिक अनुमोदन ही कर पाई। लाजो अपनी ही उमंग में भरी बोलती गई, देख तो कहता है कि सबीना की शादी बहुत अच्छी जगह करूँगा और दामाद को भी यहीं रखूँगा। सच्ची तुझ पर तो बड़ा स्नेह है दादा का। घृणा से तीखा हो गया सबीना का मुंह। अपनी विवशता पर खुद से भी अब बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी उसे। हाँ बिटिया, एक बात तो बता। माँ के शब्दों से सबीना ने अपनी प्रश्नवाचक नज़रें ऊपर उठाईं तो लाजवंती ने पूछा, उस दिन जब सुजान तुझे बुरी तरह पीट रहा था तब वो क्या कह रहा था? क्या कोई लड़का तुझे पसंद है? किसके साथ जा रही थी तू? नहीं माँ, नहीं, कोई बात नहीं है, वो वैसा कुछ नहीं है। तो बता ना बिटिया। माँ, भैया ने मुझे देख लिया था उस दिन बाजार में किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ, बस। मैं कई बार पूछते पूछते भूल जाती हूँ बिट्टो। बता तो क्या नाम है उसका? तेरी पसंद कैसी है, मुझे भी तो पता चले। सबीना कुछ क्षणों तक तो बोल भी नहीं सकी। अतीत और वर्तमान की कश्मकश में उलझी परेशान सी बस माँ को देखती रही। लाजवंती ने फिर से पूछा तो ठंडी सांस भरकर बोली, माँ, मेरे को फार्म जमा कराने जाना था। तुम्हारी दवाइयाँ लेने गई तो मेडिकल स्टोर पर भीड़ थी, देर लग गई। फार्म का उस दिन लास्ट डेट थी और ट्यूशन पढ़ाने भी जाना ज़रूरी था क्योंकि वहीं से पैसे लेने थे। तभी मेरे परिचित एक प्रोफेसर साहब मिल गए और मुझे अपनी बेटी के समान समझते हैं। उनको भी उस तरफ ही जाना था, सो उनके स्कूटर पर कॉलेज से आते हुए ही शायद भैया ने देखा होगा। आगे के शब्द उसकी रुलाई में डूब गए। अपनी लाडों के दुख से लाजवंती का मन भी व्यथित हो गया। सबीना के सिर पर हाथ फिराती हुई उसे चुप कराने लगी। इसी समय सुंदरलाल एक टैक्सी से उतरकर जल्दी जल्दी आया। अरे लाजो, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? सबीना तो हैरान हो गई सुनकर, उसे कुछ समझ नहीं आया। लाजवंती उठते हुए बोली, हाँ हाँ, कपड़े ही तो अटैची में जमाए हैं बस, और तो कुछ तैयारी करनी ही नहीं है। सबीना की नज़रें माँ के चेहरे पर गड़ गई। सबीना, लाजो तीर्थ यात्रा पर जा रही है कुछ दिनों के लिए। चलो चलो जल्दी चलो लाजो, टैक्सी वाला रुकेगा नहीं। सबीना सूनी पथराई आंखों से देखती रही और लाजो टैक्सी में बैठकर कब बैठी
कब टैक्सी स्टार्ट हुई, कब धूप डली और कब शाम हो गई, सबीना को कुछ भी पता नहीं चला। शून्य में ताकती जड़वत वहीं बैठी रही। नौकरानी ने जब खाने के लिए पूछा तब उसे होश आया। मुझे भूख नहीं है कहकर अपने कमरे में जाकर पलंग पर गिरकर सुबकने लगी। उसे लगा कि इस बीहड़ भयावने संसार में वो नितांत अकेली है। चारों ओर हिंसक भेड़िए उसे निगलने को झपट्टा मार रहे हैं। दोनों हाथों से सिर को थाम लिया उसने और रोते रोते ही न जाने कब उसकी आंख लग गई। अपने चारों तरफ अजीब सी आवाज़ें सुनकर अचानक जब उसकी आंखें खुली तो मुंह से जोरदार चीख निकल गई। तभी एक कठोर पंजा उसके होठों को भींचकर उसकी चीख की आवाज़ को रोक चुका था। अपने बिस्तर के चारों तरफ अनेक वहशी आंखों को अपनी ओर घूरते हुए पाकर तो उसकी धड़कन ही जैसे रुक गई। 6-7 कसरती बदन के व्यक्तियों के बीच सुंदर लाल की भूखी आंखें चमक रही थी। जैसे ही उनमें से एक आगे बढ़ा, उसी समय सुंदर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया और संकेत किया, पहले पेमेंट करो कैश। सभी ने बारी बारी से नोटों की गड्डियाँ सुंदरलाल को थमा दी। पिशाची हंसी हंसता हुआ वो नोट अटैची में रखने लगा। सबीना भय से कांप रही थी। तभी खट 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 दरवाजे पर कोई मालूम कौन खटखटा रहा था। सुंदरलाल इस विघ्न से चौंक उठा। इतने में लाजवंती की आवाज़ आई, सुंदर काका, सुंदर दादा, सुंदर दादा, क्या सो गए? लाजवंती की आवाज़ पहचान कर सुंदरलाल हड़बड़ा गया। ये कहाँ से आ गई? तुरता फुर्ती सबको कमरे से बाहर धकेल दिया, पिछवाड़े से भगा दिया। सबीना के तो जान में जान आई। सुंदरलाल उसे मुँह ना खोलने की धमकी याद दिलाता हुआ गेट खोलने को लपका। लाजवंती जिस गाड़ी से जाने वाली थी उसका बांगरपुर में एक्सीडेंट हो जाने से यात्रा फिलहाल रद्द हो गई थी। सबीना बुरी तरह डरी हुई थी। कई बार नींद में चीखी और लाजवंती ने जब उसे अपने सीने से लिपटाकर सुलाया तभी वो नींद ले सकी। सुबह से ही सुंदरलाल के फ़ोन की घंटी बजे जा रही थी। एक फ़ोन उठाता, झल्लाए स्वर में कुछ कहता, रख देता, फ़ोन रखता नहीं, इतनी देर होती थी, दूसरी घंटी फिर से तैयार। सबीना सब कुछ समझ रही थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी। लाजवंती बाथरूम में गई तब उसने सबीना को फिर से धमकाया, अगर तूने लाजो से कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। सबीना कट कर रह गई, अंतर्द्वंद में फंसी हुई थी। दोपहर बाद उसने निर्णायक कदम उठाने की ठान ली। माँ से और छिपाने में बहुत खतरा हो जाएगा, बताना ही होगा। पक्का निश्चय करके वह बाहर लॉन में आई। लाजवंती धूप सेकती हुई ऊँघ रही थी। सबीना की आहट से वो जाग गई। सबीना ने अपने ऊपर बीती तमाम त्रासदी अथ से इति तक उसे सुना डाली। सुनकर लाजवंती स्तब्ध रह गई। उस कलमोहे की इतनी मजा, आने दे आज उसे। आंखों से रोश की चिंगारियां बरसाती माँ को उसने टोक दिया। माँ, मैंने इसीलिए तो तुमसे बताया नहीं था, मगर कल रात के हादसे ने तो मुझे मजबूर कर दिया। माँ, हम बहुत असहाय हैं। मामा का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मत कह उसे मामा। कैसी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुझे लेकर यहाँ रहने को आई। शुक्र है परमात्मा का कि मैं कल रात ही लौट आई। क्रोध से ज्वालामुखी बरस रहा था उसकी आंखों से, उसके नथुने फड़क रहे थे और लाजवंती बड़बड़ा रही थी, बुरा भला कह रही थी, गालियाँ दे रही थी सुंदरलाल को। कुछ देर बड़बड़ाने के बाद चुप हो गई, सोचती रही और फिर एकदम गरजती हुई बोली, बाजार में बड़ा सफ़ेद पोश बना फिरता है, मिट्टी में मिला दूंगी इसकी सारी इज्जत। माँ, जरा सोचो, उसमें हमारी बेइज्जती नहीं होगी क्या? सबीना के इस प्रश्न ने लाजो को बुरी तरह झकझोर दिया। हाँ बेटा, गुस्से से तो कुछ काम नहीं चलेगा। मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। ठंडे दिमाग से कुछ सोचना होगा। माँ, हम कहीं मजदूरी कर लेंगे। हाँ बेटा, यहाँ तो नहीं रहेंगे। सबीना को लेकर लाजवंती ने शाम होने से ही इस सुंदर का घर छोड़ दिया। अपने घर जाने का विचार आया, मगर अपनों का हाल तो पहले ही बेहाल था।
सो घर लौटने का फिर से विचार छोड़ दिया। शाम के धुंधलके में एक जर्जर देही वाली बूढ़ी एक नवयुवती बेटी का हाथ थामे सब्जी मंडी के चौराहे पर खड़ी थी। दोनों की नज़रें थकी थकी, उदास उदास, परेशान सी दुनिया की भीड़ में एक किसी अपने को खोज रही थी, ढूंढ रही थी। कमली सब्जी वाली काफ़ी देर से उन्हें देख रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने एक व्यक्ति को भेजा उन्हें बुलाने के लिए। लाजवंती हैरान हो गई कि उसे यहाँ कौन बुलाने वाला, कौन जानने वाला आ गया। उस व्यक्ति ने कमली की तरफ इशारा किया, उधर बुलाती हैं तुम्हें। उसके साथ दोनों माँ बेटी कमली के पास पहुँची। सिर पर खिचड़ी बाल, जमाने की हवा देखी हुई कठोर मुख मुद्रा, मगर स्नेह और आत्मीयता से लबालब आँखें जिनमें मानवता का अमृत रस छलक रहा था। लाजवंती पहचान गई, कभी यही कमली सब्जी वाली उनकी गली में सब्जी बेचने आया करती थी। कमली ने तो उन्हें पहचान लिया, पहले ही पहचान लिया था। अब सहानुभूति की आँच से मोती पिघलने लगे। अपनेपन की सरस बौछारों से शीतल हवा सारे संताप को गलाती हुई गई। अत्यंत द्रवित होकर कमली ने कहा, तो अब कहाँ जाओगी, क्या करोगी सेठानी? अभी तो पहले कहीं सिर छुपाने की जगह मिले। सेठानी, तुम्हारा दिल माने तो मेरी झोपड़ी में चलो। हाँ, बड़े लोगों जैसी इज्जतदार तो मैं नहीं हूँ, मगर इज्जत को संभाल कर रखना ज़रूर जानती हूँ। तुमने मेरे बुरे दिनों में मदद की थी, आज मैं जो कुछ हूँ तुम्हारी मेहरबानी से हूँ। सेठानी, मुझे भी मौका दे दो ना एक बार। कमली के झुर्रीदार चेहरे पर सौम्यता की आभा थी। अत्यंत विशुद्ध अपनेपन का यह आग्रह लाजवंती को भीतर तक छू गया। कमली के दोनों हाथ थामती हुई वो बोली, अब सेठानी मत बोलो। कमली, सिर्फ लाजो कहो, सिर्फ लाजो। कुछ अपने तो इज्जत के सौदागर होते हैं और कुछ तुम जैसे अपने